Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to my YouTube channel The Alpha Academy। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है द मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है और बायोलॉजिकल मेथड्स क्या हैं, ये मैं आपको एक आसान सी सादा सी मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब फर्ज करते हैं खुदा न खास्ता आपको एक बीमारी हो जाती है। चूंकि आप एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हैं और आपको एक बीमारी हो जाती है, आपको एक मसला अब दरपेश आ जाता है या फिर आपके साथ कोई मसला हो जाता है, तो वो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब फिर उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप जाते हैं एक डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर आपसे कुछ सवालात करता है, आपकी ऑब्जर्वेशन करता है और फिर वो उन सारी चीज़ों के तहत उन सारी चीज़ों के बेस पे कुछ टेस्ट परफॉर्म करता है और इस सारे प्रोसेस के बाद, इस सारे तरीके के बाद वो एक हल तक पहुंचता है, आपके मसले के हल तक पहुंचता है और फिर आपको बताता है कि आपको फलां बीमारी है और इसका ये इलाज है। तो इस सारे तरीके को, ये सारा तरीक़ेकार जो उस डॉक्टर ने अपनाया, इसे कहते हैं मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं और हर एक स्टेप में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो होती हैं, तो उन्हें अब आज हम पढ़ेंगे और उनको हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइंस जो है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। साइंस डायरेक्ट किसी भी कही हुई बात को एक्सेप्ट नहीं करती, साइंस को प्रूफ चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक बीमारी है और आप एकदम से उठ के बताते हैं कि मुझे ये बीमारी है और इसका ये इलाज है, तो साइंस में इस तरह नहीं होता। हर एक चीज के लिए, हर एक कही हुई बात के पीछे कुछ स्टेप्स होते हैं, एक तरीका होता है जिस तरीके के तहत आप फिर वो बात करते हैं और तब जाके साइंस उसको एक्सेप्ट करती है। अब उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, तो सबसे पहले आता है रिकॉग्निशन, फिर ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट और फिर आखिर में कंक्लूजन। आखिर में आप एक हल तक पहुंच जाते हैं। अब एक एक स्टेप को हम आराम से पढ़ेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप के साथ, जो कि है रिकॉग्निशन एंड ऑब्जर्वेशन। अब रिकॉग्निशन में आप बेसिकली, रिकॉग्निशन जो है ये एक सवाल होता है। इसमें आप सवाल करते हैं किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। आपको एक प्रॉब्लम दरपेश आ गई, अगर इसको आप डेली लाइफ के साथ, अपनी रोजमर्रा जिंदगी के साथ भी जोड़ना चाहें, तो जब भी आपको कोई मसला आता है या फिर आपको कोई बंदा कहता है कि मेरा एक मसला है, इसमें आप मेरी मदद करें, तो आप सबसे पहले उससे एक सवाल करते हैं। वो सवाल ये होता है कि क्या मसला है। तो यही जो आप सवाल कर रहे हैं, उस मसले को जानने की कोशिश करते हैं, या फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी सबसे पहले आपसे सवाल करता है। तो ये जो सवाल है ये सबसे पहला स्टेप है, इसे कहते हैं रिकॉग्निशन। इसमें वो आपके मसले को जानने की कोशिश करता है। तो जब उसको पता चल जाए कि ये मसला ही से है या फिर उसके पास उस मसले की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आ जाती है, फिर उसके बाद वो आता है ऑब्जर्वेशन की तरफ। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एक चीज को, किसी भी चीज को बहुत ही बारीकी के साथ ऑब्जर्व करना, उसको देखना अपनी 5 सेंसेस इस्तेमाल करके। जैसे कि आप किसी चीज को देखते हैं, या फिर अगर कोई चीज हो जिसका आपने जायका देखना हो तो आप उसको टेस्ट करते हैं, या फिर आप सुनते हैं और या फिर आप टच करते हैं। तो इस तरह की अपनी 5 सेंसेस को जब इस्तेमाल करते हैं कि एक चीज को समझने के लिए, तो उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के दो टाइप्स हैं, एक है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरा है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वालिटी के साथ होती है। क्वालिटी मतलब कोई चीज कितनी अच्छी है, कोई चीज कितनी खराब है, या फिर किसी चीज की शिद्दत को देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दर्द हो रहे हैं तो दर्द बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये ज्यादा या कम, इसको बंदा दर्द के ज्यादा होने को या दर्द के कम होने को आप नाप नहीं सकते, तो इसको कहते हैं क्वालिटी। या फिर कोई चीज अच्छी है, कितनी अच्छी है, इसको आप नाप नहीं सकते, तो इसे कहते हैं क्वालिटी। और दूसरी तरफ जिस चीज को आप नाप सकते हैं, जिस चीज को आप कह सकते हैं कि ये इतनी है, फॉर एग्जांपल किलोग्राम हो गए, ये 1 किलो है, 2 किलो है, या फिर आपका टेम्परेचर, तो इन चीजों को आप नाप सकते हैं, तो इसको कहा जाता है क्वांटिटी। तो ऑब्जर्वेशन की दो टाइप्स हैं, एक है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन।
For example, people near swamps often get malaria. वो लोग जो दलदली इलाकों में रहते हैं, जहाँ पे बारिशों का पानी ज्यादा होता है, जहाँ पे गंदगी ज्यादा होती है, तो उन लोगों को मलेरिया होता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। अब आते हैं अपने सेकंड स्टेप के ऊपर, जो कि है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में आप क्या करते हैं कि अब आपने जो ऑब्जर्वेशन की, आपने जो रिकॉग्निशन की, उनके बिना पर आप एक मफरूजा पेश करते हैं, जिसे कहते हैं हाइपोथेसिस, जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मलेरिया के बारे में एक हाइपोथेसिस पेश की जाती थी कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो मलेरिया काज करता है। प्लाज्मोडियम एक बैक्टीरिया है जो कि मलेरिया काज करता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। आप एक डॉक्टर के पास चले गए और वो डॉक्टर आपकी कंडीशन को देख के वो आपको बता देगा कि आपको मलेरिया हो सकता है, या आपको डेंगू हो सकता है, या फिर कोई भी बीमारी वो आपको बता देगा। तो ये जो आपको कहता है कि हो सकता है कि आपको ये बीमारी हो, तो ये एक मफरूजा है, ये एक फर्ज की गई बात होती है, जो कि जरूरी नहीं होता कि सही हो। वो सही भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है। तो इस फर्ज की गई हुई बात को, इस मफरूजे को कहा जाता है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ खुसूसियात होती हैं। तो उनमें सबसे पहली खुसूसियत क्या है कि ये जो हाइपोथेसिस है, इट विल बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ये हाइपोथेसिस हमेशा ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर ही बनाई जाएगी, वो ऑब्जर्वेशन जो आपने की है। तो दूसरी बात यह है कि इसमें जवाब होना चाहिए। ये ऐसा ही कोई भी बात नहीं होनी चाहिए कि इसमें जवाब जरूर होगा। आपका जो मसला है, जिस मसले के लिए आप गए हैं, या फिर आप जिस मसले का हल तलाश करना चाहते हैं, हाइपोथेसिस में उस मसले का जवाब जरूर होगा। वो सही हो या गलत हो, लेकिन जवाब जरूर होगा। तीसरी बात यह है कि ये जो आपने मफरूजा पेश किया है, ये एक्सपेरिमेंटली टेस्टेबल होना चाहिए। ये ऐसी बात होनी चाहिए जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके, जिसको आप टेस्ट कर सके कि क्या ये सही है या फिर गलत है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर डॉक्टर कह देता है कि आपको मलेरिया है, तो आप इस बात को टेस्ट कर सकते हैं। आप इसके लिए डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करेंगे और फिर उनमें आपके पास एक रिजल्ट आएगा कि आपको मलेरिया है या फिर नहीं है। तो ये एक ऐसी बात होनी चाहिए जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो सके। और तीसरा और सबसे जो अहम खुसूसियत है हाइपोथेसिस की, वो ये है कि ये हाइपोथेसिस, ये बात जो आपने की है, ये गलत साबित हो सके। मतलब ये कि ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कि कभी गलत ही ना साबित हो सके। तो ये हमेशा ऐसी बात होनी चाहिए जो कि गलत साबित हो सके एक्सपेरिमेंट से। अब वही बात, उसी मलेरिया की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आपको डॉक्टर ने बताया कि हो सकता है आपको मलेरिया हो, तो अब जब आप रिपोर्ट करेंगे, या फिर जब आप अपनी टेस्ट परफॉर्म करेंगे और फिर उसकी आपके पास एक रिपोर्ट आएगी, तो अब चांसेस हैं, अब 50% चांसेस हैं कि वो रिपोर्ट या तो पॉजिटिव आएगी, या तो ये बात जो ये मफरूजा या फिर ये हाइपोथेसिस जो आपको डॉक्टर ने दी है कि आपको मलेरिया हो सकता है, अब या तो ये बात सही होगी या फिर ये बात गलत भी हो सकती है। तो जब ये चारों की चारों खुसूसियत हों एक बात में, उस एक मफरूजे में, जो इन चारों बातों पर पूरा उतरता हो, तो तब आप कह सकते हैं कि ये एक हाइपोथेसिस है। अच्छा, तो अब आते हैं हम अपने तीसरे स्टेप के ऊपर, जो कि है डिडक्शन। अब डिडक्शन क्या है? डिडक्शन एक लॉजिकल प्रिडिक्शन है, लॉजिकल कंसीक्वेंस है हाइपोथेसिस की। या फिर आप इसको एक ऐसे कह सकते हैं कि ये आपकी जो बात आपने अभी की है, अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर आपने एक बात कर ली कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो मलेरिया काज कर सकता है। तो अब उस बात का नतीजा क्या होगा? तो रिडक्शन कहते हैं उसी नतीजे को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस ऊपर प्लाज्मोडियम पैरासाइट वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इफ प्लाज्मोडियम काजेज मलेरिया, देन मलेरिया malarial patient should have plasmodium in their ब्लड। अब जैसे कि आपने एक बात कही थी, एक हाइपोथेसिस दी थी कि एक अगर मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से, तो फिर हर एक मलेरिया के पेशेंट में, जितने भी मलेरिया के पेशेंट है, उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। तो इसी बात को, ये जो नतीजा आप ले लेते हैं अपनी हाइपोथेसिस से, या फिर जो आप लॉजिकल प्रिडिक्शन दे देते हैं कि ये बात, फिर अगर ये बात इस तरह है तो फिर ये बात हो सकती है, तो इसको कहते हैं डिडक्शन। फिर
इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आती है आपके बायोलॉजिकल मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जो कि है एक्सपेरिमेंटेशन। अभी तक आपने जो फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले क्वेश्चंस किए, आपने रिकॉग्निशन की, फिर उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशन की, और फिर उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर आपने एक हाइपोथेसिस दी कि फॉर एग्जांपल आपने बोला कि जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो मलेरिया काज कर सकता है, और फिर आपने उसके ऊपर एक डिडक्शन बनाई कि अगर प्लाज्मोडियम पैरासाइट मलेरिया काज करता है तो फिर हर एक मलेरिया पेशेंट में, हर एक मलेरिया के मरीज में के खून में प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो मौजूद होना चाहिए। जब भी आप उसकी टेस्ट करेंगे तो आपको उसके खून में प्लाज्मोडियम पैरासाइट दिखेगा। तो अब उन्हीं बातों पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ मलेरिया के पेशेंट लिए, आपने उनमें से ब्लड लिया और आपने उनको टेस्ट किया। आप लैब में जाएंगे, आप उनके ब्लड को टेस्ट करेंगे और आप देखेंगे कि उसमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट मौजूद है या फिर नहीं है। आपको प्लाज्मोडियम पैरासाइट उनके ब्लड में मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो अब ये जो आप प्रैक्टिकल काम करेंगे इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंटेशन में हमेशा दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपने एक ही ग्रुप लिया। फॉर एग्जांपल आपने मलेरिया के पेशेंट लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ मलेरिया के पेशेंट लिए, और उनके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो उसके लिए आपके पास जरूर कोई ना कोई एक दूसरा ग्रुप होना चाहिए, एक दूसरा रिजल्ट होना चाहिए जिसके साथ आप उसको कंपेयर करेंगे। अगर आप लेबोरेटरी में जाते हैं, कोई भी टेस्ट करते हैं और उसका जब आपके पास एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट कार्ड आता है, तो उसमें हमेशा आपको दो तरह के रिजल्ट दिखेंगे। एक वो वाला रिजल्ट जो आपका है और एक दूसरा रिजल्ट होता है जो कि स्टैंडर्ड होता है, जिसके साथ आप उस अपनी उस रिपोर्ट को मैच करके चेक करते हैं कि आपके अंदर जो जिस जिस भी चीज का लेवल है वो कम है या फिर ज्यादा है, तो आपको स्टैंडर्ड से मिलता है। तो वो होता है कंट्रोल ग्रुप। अब अगर मैं इसकी आपको एक दूसरी आसान सी मिसाल देता हूं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास दो पौधे हैं और आप देखना चाहते हैं कि अगर मैं एक पौधे को सूरज की रोशनी नहीं देता तो इसकी ग्रोथ पर इसकी ग्रोथ पर कोई असर पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आप हमेशा दो पौधे लेंगे एक तरह के, एक को आप धूप में रखेंगे और एक को आप कमरे में बिना धूप के छांव में रखेंगे। तो फिर आप कुछ दिनों बाद जब आप देखेंगे, दोनों पौधों को देखेंगे, तो उन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंसेस मालूम पड़ जाएंगी, उन दोनों के दरमियान आपको फर्क मालूम पड़ जाएगा। तो फिर उसके बिना पे, उस डिफरेंसेस के बिना पे, उस कंपैरिजन के बिना पे आप कह सकते हैं कि जी, जो पौधा मैंने धूप में रखा था, जिसको सनलाइट प्रॉपर मिली थी, उसने अच्छे से ग्रो की है, और जिसको धूप नहीं मिली थी उसने ग्रोथ नहीं की। तो ये आप तभी कह सकते हैं जब आपके पास दो ग्रुप्स हों, जब आपके पास कंट्रोल ग्रुप मौजूद हो। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसको आप वेरिएबल्स, जिसमें आप चेंजेस करते हैं, जिसके आप ऊपर आप फॉर एग्जांपल कोई भी टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए वो एनवायरनमेंट आप चेंज करते हैं। और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसके लिए आप एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते, उसको एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट में रखते हैं। तो वही बात कि ये आप इसीलिए दो ग्रुप बनाते हैं क्योंकि आपके जो रिजल्ट हैं वो मीनिंगफुल आ सकें, आपको उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सही से मिल सके। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी आखिरी स्टेप के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि वो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, अब हमारे पास उस एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट आ जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट उस रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं अपनी हाइपोथेसिस के साथ। हमने हाइपोथेसिस में बोला था कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है वो मलेरिया काज करता है। अब अगर जो हमारे रिजल्ट में हमारे पास मलेरिया के मरीजों के ब्लड में अगर प्लाज्मोडियम पैरासाइट मिलता है तो वो हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाती है। और अगर हमें पैरासाइट नहीं मिलता, प्लाज्मोडियम पैरासाइट नहीं मिलता, तो हमारी हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। और अब अगर हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तो फिर हम वापस से आते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर और फिर एक न्यू हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उसकी एक न्यू डिडक्शन बनाते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और अगर वो एक्सेप्ट हो जाए तो ठीक, और अगर नहीं हो तो फिर हम इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। तो अब इफ योर हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड, सपोर्टेड का मतलब ये है कि आपकी हाइपोथेसिस, आपके एक्सपेरिमेंट में वही रिजल्ट आया जो बात आपने अपनी हाइपोथेसिस में की थी, तो वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके ऊपर दोबारा से एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उसी चीज को दोबारा से वेरीफाई करने के लिए। तो अगर वो हाइपोथेसिस बार बार एक्सेप्ट होती जाए, बार बार आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और आपके पास वही रिजल्ट आ रहा है जो आपने अपनी
हाइपोथेसिस में बोला था, तो फिर क्या हो जाता है कि आपकी हाइपोथेसिस से जो है वो एक थ्योरी बन जाती है। तो फिर इस थ्योरी के ऊपर आप मजीद और हाइपोथेसिस बनाते हैं, उनके ऊपर आप मजीद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और अगर ये थ्योरी आपकी बार बार सही साबित हो, ये थ्योरी आपकी गलत साबित ना हो, तो फिर इस थ्योरी से एक यूनिवर्सल फैक्ट बन जाता है, एक लॉ बन जाता है, एक प्रिंसिपल बन जाता है। अगर आप आसान अल्फाज में कहें तो ये एक हकीकत बन जाती है। फिर इन सब के बाद जब आपके पास एक रिजल्ट आ जाता है, आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप एक पेपर लेते हैं और ये इन सारी चीज़ों को आप समराइज करते हैं। आप फिर ये सारा तरीक़ेकार आपने जो किया होता है, जो आपने रिकॉग्निशन की होती है, जो आपने सवाल पूछे होते हैं, जो आपके पास आपकी ऑब्जर्वेशन आई होती है, और फिर आपने जो हाइपोथेसिस बनाई होती हैं, उन हाइपोथेसिस से फिर आपने जो डिडक्शंस बनाई होती हैं, और जो एक्सपेरिमेंट किया होता है, जिस तरह आपने एक्सपेरिमेंट किया होता है, जो चीज़ें आपने इस्तेमाल की होती हैं, इन सारी चीज़ों का आप एक खुलासा तैयार करते हैं, उसको एक पेपर पर लिखते हैं, और फिर उस पेपर को आप पब्लिश करते हैं अपनी बाकी सारी दुनिया के लिए, ताकि पूरी दुनिया इसको पढ़े और इससे फायदा हासिल कर सके, या फिर किसी ने इस पे मजीद कोई रिसर्च करनी हो तो फिर वो उस पे वो मजीद रिसर्च कर सके। तो इस चीज को कहते हैं रिपोर्टिंग। तो ये जो हमने सारे स्टेप्स पढ़े रिकॉग्निशन से लेके कंक्लूजन तक, इन्हें कहा जाता है द बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब खुदा न खास्ता अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो आपसे सवालात करता है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो सवालात होते हैं ये होती है रिकॉग्निशन। फिर उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन करता है, वो आप आपकी दिल की धड़कन सुनते हैं, वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं अपनी 5 सेंसेस इस्तेमाल करके। फिर उन ऑब्जर्वेशन के बिना पर वो आपको पॉसिबल आंसर देते हैं कि आपको फलां बीमारी हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि वो बीमारी सही हो या फिर गलत हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम जिस इलाके में रह रहे हैं या फिर हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर चीजें इस ऑब्जर्वेशन से आगे नहीं जाती। इन यहाँ पे जो हमने अभी बायोलॉजिकल मेथड्स पढ़े, तो इनमें हमारा लास्ट स्टेप था एक्सपेरिमेंटेशन, और फिर उसके बाद हमारे पास एक रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर लास्ट स्टेप हमारा होता है हाइपोथेसिस। यहाँ पर हमारी बात हाइपोथेसिस में ही खत्म हो जाती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो देखता है और वो कहता है हाँ जी आपको ये फलां बीमारी है, या फलां टेबलेट लें, आप ठीक हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि वो जो उसने दिया वो सही हो, या फिर वो गलत भी हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि आपको बीमारी कोई एक होती है और आपको डॉक्टर और दवाइयाँ देता जाता है, और आप वो दवाइयाँ खाते जाते हैं, और आपको कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं मिलता। और जब आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, जब आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो फिर वो कहता है कि अच्छा जी अब मुझे एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर जाना चाहिए। फिर उसके बाद वो आपको टेस्ट लिख के देता है, आप टेस्ट करते हैं, और उनमें फिर आपको पता चलता है कि मैं जो दवाइयाँ खा रहा था, या फिर मैं जो दवाइयाँ खा रही थी, वो गलत थी, वो सही नहीं थी। तो ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि हम इन बायोलॉजिकल मेथड्स को फॉलो नहीं करते। आज की वीडियो में हमने ये जाना कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किसे कहते हैं, और उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना चाहिए, कौन सा सही तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, और इसमें गलतियों से किस तरह बचा जाए। तो आपसे मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, आप इसको शेयर करें, और आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय भी दे सकते हैं।